आज के शांति संवाद का प्रारंभ एक प्रश्न से करता हूँ। आप जवाब सोचें और जवाब जरूर दें। मेरा प्रश्न है, अच्छा लोहा लोहार की भट्ठी में बनता है। अच्छा लोहा लोहार की भट्ठी में बनता है, पर आदमी को अच्छा बनाना हो तो वो कौन सी भट्ठी में बनेगा? पर आदमी को अच्छा बनाना हो तो वो कौन सी भट्ठी में बनेगा? कपड़ा धोबी की धुलाई से चकमक हो जाता है। कपड़ा धोबी की धुलाई से चकमक हो जाता है, पर आदमी का चरित्र भी चकमक हो जाए तो कौन सी धुलाई की जरूरत होगी? पर आदमी का चरित्र भी चकमक हो जाए तो कौन सी धुलाई की जरूरत होगी? किसान अच्छे फसल के लिए खेतों में खाद डालता है, पर फसलों की तरह आदमी की नस्ल भी अच्छी बनानी हो तो कौन से खाद की जरूरत होगी? खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए घास को गढ़ना जरूरी होता है। उसी तरह मनुष्य को भी बढ़ना है तो क्या गढ़ने की जरूरत होगी? क्या जवाब सोचा आपने? हर समझदार आदमी जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देगा वो एक ही बात कहेगा कि आदमी को बेहतर बनाना हो तो शिक्षा सबसे जरूरी है। बिना शिक्षा कुछ भी संभव नहीं। इसलिए शिक्षा शिक्षा और सिर्फ शिक्षा ही सबसे जरूरी है। यह बिल्कुल ठीक जवाब है। यह बिल्कुल ठीक जवाब है। 100% सही जवाब है। 100% सही जवाब है। लेकिन आप फिर से सोचिए और बताइए कि आपके शिक्षा के साथ और क्या होना चाहिए जो आप सोच नहीं पा रहे। अच्छा, कबीर को सुनिए। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब कबीर ऐसा क्यों कहते हैं कि भले ही आप कितनी ही किताबें पढ़ लो पर आप ज्ञानी नहीं बनते? कबीर ऐसा क्यों कहते हैं कि भले ही आप कितनी भी किताबें पढ़ लो पर आप ज्ञानी नहीं बनते? जरा सोचें, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, ये सब तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं। जरा सोचें, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, ये सब तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर ये सब घूसखोर और भ्रष्ट कैसे बन जाते हैं? पर ये सब घूसखोर और भ्रष्ट कैसे बन जाते हैं? इनकी पढ़ाई में कहाँ कमी रह जाती है? गांव या शहर का साधारण गरीब आदमी अनपढ़ होते हुए भी ईमानदार रहता है, और इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, ये लोग घूसखोर कैसे बन जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि भारत के बहुत से पढ़े लिखे लोग आजकल भ्रष्ट हैं और घूसखोर हैं? ईमानदार कुछ जरूर होंगे, पर ईमानदारों की संख्या बहुत ही कम है। मुझे तो लगता है कि जैसे बाघों की संख्या कम होने की वजह से सरकार बाघों की गिनती करवाती है, उसी तरह अब ईमानदार आदमी की भी गिनती करवानी पड़ेगी। क्योंकि ईमानदार तो बहुत कम ही मिलेंगे। शायद ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि जैसे बाघ देखने आप चिड़ियाघर में जाते हैं, वैसे ही ईमानदार आदमी देखने के लिए भी आपको चिड़ियाघर में ही जाना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे ऐसी ही स्थिति बन रही है। अब ईमानदार तो नगण्य ही होते जा रहे हैं। यही सच है। खैर, अब आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि हर इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर जैसे ही इन नौकरियों को प्राप्त करता है, वैसे ही शादी के बाजार में उसका दहेज का रेट ऊंचा हो जाता है। आप बताएं कि आप कितने ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर को जानते हैं जो बिना दहेज लिए शादी करते हैं? आप कितने ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर को जानते हैं जो बिना दहेज लिए शादी करते हैं? जो आदमी अपने ही होने वाली पत्नी से दहेज लेगा, क्या वो आदमी घूसखोर नहीं बनेगा? दहेज लोभी आदमी
रुपए के लिए तो कुछ भी करेगा, शायद एक दिन देश को भी बेच देगा। ऐसी शिक्षा जो आदमी को घूसखोर बनाए, जो आदमी को दहेज लोभी बनाए, यह शिक्षा तो शिक्षा नहीं, यह शिक्षा तो कूड़ा है, यह शिक्षा तो कूड़ा है। घूसखोर और दहेज लोभी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर से अच्छा तो एक भीखमंगा है जो कम से कम ईमानदारी से भीख मांगकर गुजारा करता है और घूसखोरी करके अपना ईमान तो नहीं बेचता, और घूसखोरी करके अपना ईमान तो नहीं बेचता। इसलिए अब आप ही बताएं शिक्षा में क्या कमी है, इसलिए अब आप ही बताएं शिक्षा में क्या कमी है। जवाब बहुत ही आसान है, जवाब बहुत ही आसान है। शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है, शिक्षा के साथ दीक्षा भी जरूरी है, शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है, शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। आप जिन शिक्षकों से पढ़ाई करते हैं उनको आप भले ही भूल जाएं, पर जिस गुरु से आप दीक्षा लेते हैं उनको आप जीवन भर नहीं भूलते। इसलिए आपके जीवन में एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जिनसे आप दीक्षा लें। इसलिए आपके जीवन में एक ऐसे गुरु जरूरी हैं जिनसे आप दीक्षा लें। बिना गुरु के, बिना दीक्षा के आप कभी भी अपने जीवन का मकसद, अपने जीवन का उद्देश्य उसी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे जैसा आपको समझना चाहिए। आप खुद ही सोचें, अगर विवेकानंद के जीवन में रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो क्या विवेकानंद वो कभी भी बन पाते जो वे बने? चंद्रगुप्त के भी जीवन में अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त वो कभी भी बन पाते जो वो बने? इसलिए शिक्षा के साथ दीक्षा के महत्व को समझें और दीक्षा के लिए गुरु के महत्व को भी समझें। शिक्षा का दूसरा पहलू यह है कि हमारी अंग्रेजी शिक्षा संस्कार का निर्माण नहीं करती। शिक्षा का दूसरा पहलू यह है कि हमारी अंग्रेजी शिक्षा संस्कार का निर्माण नहीं करती। आज़ादी के पहले की भारतीय शिक्षा संस्कार का भी निर्माण करती थी। देश की अंग्रेजी शिक्षा संस्कार के बगैर अधूरी है। देश की अंग्रेजी शिक्षा संस्कार के बगैर अधूरी है। भारत की अंग्रेजी शिक्षा भारतीय और भारतीयता की हत्या कर देती है। जो शिक्षा आपके संस्कारों की हत्या कर दे, जो शिक्षा आपके संस्कारों की हत्या कर दे, वह शिक्षा तो देश को आबाद नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने वाली शिक्षा है। वो शिक्षा तो देश को आबाद नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने वाली शिक्षा है। इसलिए शिक्षा को संस्कार से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए शिक्षा को संस्कार से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर महाराणा प्रताप, शिवाजी, कबीर और तुलसीदास जैसे महान लोगों को भी अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई गई होती तो ये महान लोग भी भारत से प्रेम करना छोड़कर अमेरिका और यूरोप से ही प्रेम करना प्रारंभ कर देते। हमारा देश भारत एक संस्कार प्रधान देश है। पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों में सब के सब ईमानदार हैं, 100% ईमानदार। पर जैसे ही कोई भारतीय सरकार के चौखट पर या सरकारी दरवाजे पर जाता है, वैसे ही वही ईमानदार आदमी एक ही मिनट में झट से भ्रष्ट बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ही भ्रष्टाचार की गंगा है। क्योंकि सरकार ही भ्रष्टाचार की गंगा है। गंगा नदी में नहाने से आप शुद्ध होते हैं। गंगा नदी में नहाने से आप शुद्ध होते हैं। पर जैसे ही आप सरकारी दरवाजे में घुसते हैं वैसे ही आप अशुद्ध हो जाते हैं। पर जैसे ही आप सरकारी दरवाजे में, जैसे ही आप सरकारी व्यवस्था में घुसते हैं वैसे ही आप अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी व्यवस्था का आधार संस्कार नहीं है। क्योंकि सरकारी व्यवस्था का आधार संस्कार नहीं है। सरकार के कानून
भारत, भारतीय और भारतीयता की रक्षा नहीं करते। सरकार के कानून भारत, भारतीय और भारतीयता की रक्षा नहीं करते। सरकार के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही हैं। सरकार के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही हैं। अंग्रेजों ने जो भी नियम बनाए थे वे भारत को चूसने के लिए बनाए थे। आज भी वही नियम चल रहे हैं और सरकार भी गरीबों को उन्हीं नियमों के आधार पर चूसने का ही काम कर रही है। आप थाना जाकर देखिए, कोर्ट जाकर देखिए, कचहरी जाकर देखिए, अस्पताल जाकर के देखिए, हर जगह घूसखोरी ही है, हर जगह घूसखोरी ही है। इन सब का कारण यही है कि अंग्रेजी पढ़ाई संस्कार आधारित नहीं है। इन सब का कारण यही है कि अंग्रेजी पढ़ाई संस्कार आधारित नहीं है। अंग्रेजी पढ़ाई भारत, भारतीय और भारतीयता से प्रेम पैदा करने की पढ़ाई नहीं है। अंग्रेजी पढ़ाई भारत, भारतीय और भारतीयता से प्रेम पैदा करने की पढ़ाई नहीं है। अंग्रेजी पढ़ाई सिर्फ अमेरिका, यूरोप का गुणगान करती है। अंग्रेजी पढ़ाई सिर्फ अमेरिका, यूरोप का गुणगान करती है। भारत में जब अंग्रेजी पढ़ाई शुरू हुई तो इसका लक्ष्य भी भारत को बर्बाद करना ही था। भारत हमेशा कैसे गुलाम बना रहे, भारत हमेशा कैसे गुलाम बना रहे, इसके लिए 2 फरवरी 1835 में मकाले ने ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव का अंश, मकाले का संदेश इस प्रकार है: भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। मकाले कहता है, मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूँ और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक हम उसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, जो है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि हम सब इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगेंगे कि जो भी विदेशी है और जो भी अंग्रेजी है वही अच्छा है और उनकी अपनी चीज़ों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मगौरव को भुलाने लगेंगे और वैसे ही बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से गुलाम देश, एक पूरी तरह से गुलाम देश। यही योजना, यही प्रस्ताव 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश किया गया था। और अब यही मकाले का कानून देश के हर गरीब छात्र के गले में फांसी का फंदा बन गया है। आप ही सोचें ना कि जो शिक्षा संस्कार का निर्माण नहीं करती, उस शिक्षा से क्या लाभ। तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसका मतलब है कि आप अपने गुरु के चरण कमलों के रज से, रज माने धूलि से, अपने मन के दर्पण को साफ करें। पर अंग्रेजी शिक्षा आपके मन को ही साफ नहीं होने देती, बल्कि उल्टा अंग्रेजी शिक्षा आपके मन को, आपके चरित्र को ही गंदा कर देती है। जहाँ भी पढ़ाई मातृभाषा में होती है, हिंदी, उर्दू या संस्कृत में होती है, वहाँ के पढ़ने वाले लड़का लड़की एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। पर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे लड़कियों को भोग की वस्तु मानते हैं। अंग्रेजी संस्कृति का आधार ही स्वाद और सहवास है। अंग्रेजी संस्कृति का आधार ही
स्वाद और सहवास है, जबकि भारतीय संस्कृति का आधार सत्संग है, जबकि भारतीय संस्कृति का आधार सत्संग है। अंग्रेजी शिक्षा का आधार बाह्यकरण या बाहरी सुख है, जबकि भारतीय संस्कार का आधार अंतःकरण या अंदरूनी सुख है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले परिवार तोड़ने वाले होते हैं, और मातृभाषा में शिक्षा पाने वाले लोग परिवार को जोड़े रखने का महत्व समझते हैं। ऐसी स्थिति में जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का ही बोलबाला है तो उपाय क्या है? उपाय तो है, और वह है शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को दीक्षा से जोड़ना। जितनी शिक्षा महत्वपूर्ण है उतनी ही दीक्षा भी महत्वपूर्ण है, और दीक्षा के लिए आपके जीवन में गुरु का भी होना जरूरी है। पर कोई भी सुधार के लिए समाज, संस्कार और सरकार तीनों स्तर पर बदलाव जरूरी होता है। इसलिए सज्जन को समाज सुधार के लिए आगे आना पड़ेगा, संतों को संस्कार सुधार के लिए आगे आना पड़ेगा, और ईमानदार को सरकार में सुधार के लिए आगे आना होगा। सज्जन, संत और ईमानदार आपस में जुड़ जाएं तो समाज, संस्कार और सरकार में तुरंत ही सुधार दिखने लगेगा। लोकतंत्र में बिना समाज के दबाव के कोई भी सुधार होता नहीं। इसलिए सज्जन और समाज दोनों मिलकर के दबाव बनाएंगे तो सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। संतों को भी संस्कार सुधार के लिए पहल करनी ही चाहिए। भारत में सुधार आंदोलन आज के समय की मांग है। इसी वजह से जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी। संपूर्ण क्रांति का मतलब होता है समाज, संस्कार और सरकार तीनों में बदलाव। मेरा भी मानना है कि सज्जन, संत और ईमानदार जुड़ जाएं तो छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए संपूर्ण क्रांति का शंखनाद प्रारंभ हो। संपूर्ण क्रांति का शंखनाद प्रारंभ हो। हाँ, मेरे इस शांति संवाद का मतलब यह नहीं निकाला जाए कि मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी हूँ। सच तो यह है कि मैं खुद अंग्रेजी भाषा का प्रेमी हूँ। भला भाषा से कोई लड़ाई हो सकती है? आप सोच के देखें, भला भाषा से कोई लड़ाई हो सकती है? इसमें अंग्रेजी की तो कोई गलती है नहीं। इसमें अंग्रेजी की तो कोई गलती है नहीं। गलती है हमारे देश के कमज़ोर नेताओं की। गलती है हमारे देश के कमज़ोर नेताओं की। गलती है हमारे देश के कमज़ोर नीतियों की। गलती है हमारे देश के कमज़ोर नियमों की। संविधान जरूर उत्तम है, संविधान जरूर उत्तम है, पर नियम सड़े गले हुए हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो। मेडिकल की पढ़ाई की अंग्रेजी की पुस्तकों का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अंग्रेजी की पुस्तकों का मातृभाषा में ट्रांसलेशन हो, हिंदी में ट्रांसलेशन हो, उर्दू में ट्रांसलेशन हो। तभी गरीब का बच्चा अपने ही भाषा में पढ़ करके इंजीनियर और डॉक्टर बन पाएगा। तभी गरीब का बच्चा अपने ही भाषा में पढ़ करके इंजीनियर या डॉक्टर बन पाएगा। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर बनने की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में जहां पास करके आप उच्च अधिकारी बनते हैं, वहां अंग्रेजी कंपलसरी नहीं हो। वहाँ अंग्रेजी कंपलसरी नहीं हो, और वहाँ अंग्रेजी के बराबर ही मातृभाषाओं को, हिंदी को, उर्दू को भी मान्यता मिले। अंग्रेजी के बराबर मातृभाषाओं को मान्यता मिले, ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ करके कलेक्टर या उच्च अधिकारी बन सके।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। रामचरितमानस का मतलब है राम जी के चरित्र की किताब। यह चित्र की किताब नहीं है, यह चरित्र की किताब है। पर आज हमारा पूरा देश चित्र प्रधान ही हो गया है। यहाँ चरित्र निर्माण की बात करने वाला कोई है ही नहीं। इंटरनेट पर अश्लील फिल्मों की भरमार है और दुख की बात यह है कि अब बलात्कार ऐसी घटनाएं भारत के गांव में भी घटने लगी हैं। दुख की बात यह है कि अब बलात्कार ऐसी घटनाएं भारत के गांव में भी घटने लगी हैं। क्या यह सब युवाओं और नौजवानों को बर्बाद नहीं कर रहा? क्या यह सब भारत के युवाओं और नौजवानों को बर्बाद नहीं कर रहा? यह बात लोगों के समझ में कब आएगी? अब तो हर घर, हर परिवार अंग्रेजी मानसिकता के प्रभाव में है। अंग्रेजी संस्कृति भोगवादी संस्कृति है और भोगवादी संस्कृति भारत को बर्बाद कर देगा। यह संकट का समय है। ऐसे समय में अगर सज्जन समाज सुधार के लिए पहल नहीं करते, ऐसे समय में अगर संत संस्कार सुधार के लिए पहल नहीं करते, ऐसे समय में अगर संत संस्कार सुधार के लिए पहल नहीं करते और ईमानदार सरकार में सुधार के लिए पहल नहीं करते, तो भारत को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सज्जन, संत और ईमानदार तीनों को जुड़ना ही चाहिए। संत का मतलब सभी धर्मों के संत, क्योंकि बात देश को जोड़ने की है। इसलिए सभी को कदम बढ़ाना ही होगा, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। नहीं तो भारत का गरीब गुलाम ही बना रहेगा। गरीब के गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के अधूरे सपने को पूरा करना ही होगा। यही आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।